डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। जब से ये नए कृषि के 3 कानून बने, लगातार आप लोगों ने भी इस आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए अपने अपने तरीके से समय निकाल करके कोई टिकरी के बॉर्डर पे जाकर के समर्थन करके आया, किसी ने टोल प्लाजा पे बैठ करके उस आंदोलन को मजबूत किया और बहुत सारे साथियों ने तो अपने यहां से राशन इकट्ठा करके भी आंदोलन में बैठे लोगों की मदद करी। ये आंदोलन कोई जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, ये लंबा चलेगा। सरकार की हमेशा एक कोशिश रहती है कि किसी भी आंदोलन को अगर खत्म करना है तो उसको लिंगर होम करो, उसको लंबा खींचो। अगर लंबा खींचने से भी आंदोलन खत्म ना हो तो फिर उस आंदोलन में कैसे लोगों को आपस में बांटा जाए, इसके लिए भी कोई ना कोई योजनाएं बनाई जाती है। जिस तरह से इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए 26 जनवरी के दिन भी एक योजना बनी थी। कोशिश तो सरकार की ये थी 26 जनवरी को इसको अलगाववाद के नाम पे, खालिस्तान के नाम पे इसको कहीं सिखों के जिम्मे लगा करके खत्म कर दिया जाए। सिख और नॉन सिख का आंदोलन बनाने की कोशिश सरकार की थी, लेकिन जो उनकी मंशा थी तो उसमें कामयाब नहीं हो सके। आजकल ये जो बच्चे टेलीफोन लेकर के घूमते हैं, जो जगह जगह पे वीडियो बनाते हैं, वहां पे भी हजारों की संख्या में इस तरह के लोग थे जो वीडियो बना रहे, और उसका नतीजा ये निकला कि उस वीडियो के अंदर बहुत सारे ऐसे लोगों के चेहरे कैद हो गए जो सरकार से जुड़े हुए थे, जिनका सीधा संबंध भारतीय जनता पार्टी से और आरएसएस से था। जब उन कैमरों के माध्यम से चेहरे सामने आए तो साजिश नाकाम हो गई। 27 तारीख को फिर इसी तरह का प्रयास हुआ। 27 को भी किसी तरह ये खत्म हुआ आंदोलन। इसके लिए आरएसएस के लोगों को किसानों के कपड़े पहना करके और सिंगों के बॉर्डर पे भेज दिया, और उन्होंने जाकर के कहना शुरू कर दिया कि आप लोगों की वजह से हमें परेशानी आ रही है, आप यहां से खड़े होकर के जाओ। लेकिन उनके भी चेहरे कैद हो गए थे। उससे भी पता लग गया था कि आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, ये विवाद खड़ा करना चाहते हैं। 28 को तो बहुत बड़ा नाटक हुआ था। सिंगू के इसके आपके गाजीपुर के बॉर्डर के ऊपर जिस तरह से उस आंदोलन को खत्म कराने के लिए बीजेपी का एक एमएलए 200-300 बदमाश अपने साथ लेकर के पहुंच गया था, और उसने तो यहां तक भी कह दिया था पुलिस को कि अगर आपसे जगह खाली नहीं होती तो फिर आप यहां से जाओ, हम अपने आप इनसे जगह खाली करा लेंगे। मतलब कहीं सरकार आपस में लड़ा करके लोगों को विवादित करके उस आंदोलन को कमजोर करना चाहते थे। लेकिन जैसे वो विवाद शुरू हुआ, लोगों ने अपनी अपनी तरफ से एक दूसरे को मैसेज किए। जहां पर 500-700 संख्या में लोग बचे हुए थे, वहां रात रात में कई हजार लोग उस आंदोलन में पहुंच गए। और उसी का नतीजा है कि आज ये आंदोलन केवल कोई हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के लोगों का नहीं था। अब तो दुनिया भर के लोग इस आंदोलन की मदद कर रहे हैं। इस आंदोलन में चाहे कोई अमेरिका में बैठा है, चाहे कोई कनाडा में बैठा है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति जो है अपने तरीके से इस आंदोलन को कैसे मजबूत बनाया जाए, कैसे इस लड़ाई को जीता जाए,
कैसे काले कानून वापस कराए जाए। इसके लिए कोई रैली निकाल करके करता है, कोई वहां इन्वेस्टर जो बैठे हैं उनको मेल करके लिख करके भेजता है। अपनी भावनाएं यहाँ के लोगों तक पहुंचे उसके लिए वहां मेमोरेंडम दिए जाते हैं। अब तो जगह जगह पंचायतें होनी शुरू हो गई और पंचायतों में बड़े फैसले होने शुरू हो गए। यूपी के अंदर परसों की बात है, जो इनका सेंटर का मिनिस्टर है बाल्याण सौरभ, एक गांव है बड़ा, वहां 14-15 हजार वोट हैं उस गांव में। हाँ, उस गांव में वो गया और उस गांव में जाकर के उसने विवाद खड़ा करने की कोशिश करी, लोगों के साथ मारपीट की, पुलिस ने लोगों को परेशान किया। अब उत्तर प्रदेश में भी लोगों ने अपने अपने गांव में पंचायतें कर ली, फैसला कर लिया कि हम सत्ता के साथ जुड़े हुए किसी व्यक्ति को अपने गांव में नहीं आने देंगे, ना ही उसको अपने गांव की तरफ से किसी भी व्यक्ति ने अगर कोई इन्विटेशन दिया तो हम उसको भी गांव से अलग कर देंगे, उसके साथ भी हम अपने रिश्ते खत्म कर देंगे। अब तो शादी के कार्ड देने से भी फैसला कर दिया कि इनको कार्ड भी नहीं देना। अपने हरियाणा में भी इस तरह की पंचायतें शुरू हो गई और हरियाणा में भी इस तरह के फैसले हो गए कि हम तो अगर ये किसी के दुख में भी आकर के शामिल हुए तो इनसे बात पड़ने की बजाय पीठ फोड़ लेंगे। आज कैसे इस आंदोलन को और मजबूत किया जाए, इसके लिए हमारी जिम्मेवारी बड़ी है। इसलिए हमारी बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है और चौधरी देवीलाल ने तो हमेशा किसान की लड़ाई लड़ी। जब चौधरी देवीलाल सत्ता में आते थे तो किसानों के लिए अच्छे कानून बनाते थे और जब विपक्ष में होते थे तो अगर कोई गरीब को, किसान को, कमजोर को परेशान करता था तो उसके लिए संघर्ष करते थे, उसकी लड़ाई लड़ते थे, उसके साथ न्याय कराते थे। आप लोगों के सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिससे आम आदमी को इस बात का एहसास होता है कि चौधरी देवीलाल ही सही मायने में किसान का हितैषी था। इस देश में किसानों के 4 नेता हुए। सबसे पहले सब छोटू राम थे जिन्होंने किसान के लिए कानून बनवाया था अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर। पहले अगर कोई किसान बैंक से छोटा मोटा लोन ले लेता था तो उसकी अकेली जमीन कुड़क नहीं होती थी, उसका घर भी कुड़क कर दिया जाता था, उसके जो कोई डंगर पशु होते थे उसको भी बैंक ले जाता था। उन्होंने कानून बनवाया था कि अगर किसान 1 एकड़ पे लोन लेता तो 1 एकड़ ही कुड़क होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ना उसका पशु ले सकते, ना उसका मकान ले सकते। जहां उन्होंने इस तरह के कानून बनवाए वहीं चौधरी चरण सिंह ने किसान के लिए लड़ाई लड़ी थी। और चौधरी चरण सिंह के बाद अगर किसान के लिए किसी ने लड़ाई लड़ी तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। चौधरी देवीलाल तो वो लाइन खींच करके गए थे जो किसी ने सोची भी नहीं थी। इस देश के अंदर अगर कर्जा किसी ने माफ किया, अगर किसान को उस वक्त में जो 10,000 रुपया था, जो आज 10 लाख से भी ज्यादा बड़ी रकम है, अगर कहीं उसकी रिवायत शुरू करी, किसी ने इस चीज को लागू कराया तो चौधरी देवीलाल ने किया था 10,000 रुपया 87 में माफ। और 89 में जब उप प्रधानमंत्री बने तो सारे देश के किसान का कर्जा माफ हुआ था। उससे पहले बहुत सारे सरकारें आई और गई थी लेकिन कर्जा किसी ने माफ नहीं किया। पेंशन के लिए तो ये कहते थे सरकार में बैठे लोग कि केवल कर्मचारी को पेंशन मिल सकती है, आम आदमी को पेंशन नहीं दी जा सकती। अगर पेंशन भी शुरू करी तो चौधरी देवीलाल ने शुरू करी। 2 रुपये वाली पेंशन जो है
आज 2200 रुपये है कि नहीं है ना? 2250। और मान करके चलो इस सरकार के 80 करोड़ लगेगी कि इसको 3100 भी करनी पड़ सकती है। अगर वो 100 रुपये ना बनाते तो आज 3100 कौन जाता? पेंशन तो मिलनी नहीं थी। उन्होंने तो जो ट्रैक्टर है जिसके ऊपर आज फिर दोबारा से टैक्स लगने लग गया, उसको गड्ढा बना दिया था ताकि किसान को अपनी फसल मंडी में ले जाने में दिक्कत ना आए और कोई और सामान लेकर के आना हो तो उसको कोई रोक ना सके। हमने भी वो समय देखा है जब ट्रैक्टर के अंदर बारात जाया करती थी और बारात को पूरे एक पुलिस वाला रोक करके खड़ा हो जाता था पैसे लेने के लिए, लेकिन गड्ढा बनाने के बाद किसी ने ट्रैक्टर को रोका नहीं। इस तरह के अनेक उदाहरण हैं। गरीब हरिजन के लिए गांव गांव के अंदर चौपाल बना दी थी। कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि हरिजन के लिए भी कोई धर्मशाला बन जाएगी, उसकी भी बैठने की कोई जगह हो जाएगी, उसकी भी बारात कभी आकर के वहां ठहरेगी। ये उनकी सोच थी एक। तो इसलिए हमारी जिम्मेवारी बड़ी बनती है कि आज किसान की अनदेखी हो रही है, आज किसान के ऊपर इस तरह के कानून थोपे जा रहे हैं जिससे कल उसको अपनी जमीन बेचने पर मजबूर होना पड़ेगा। सीधा सा एक उदाहरण है इस कानून का। हम इसको अगर बारीकी से किसी को समझाने की कोशिश करें तो मेरी ख्याल है जल्दी से किसी को समझ में भी नहीं आएगी। ये जो इन्होंने एक एग्रीमेंट के तहत खेती करने का फैसला लिया, उसका सीधा सा मतलब यह है कि मंडी खत्म हो जाएगी और मंडी नहीं होगी तो फिर किसान का काम नहीं चल पाएगा। कौन पैसा देगा ये बताओ? जब आड़तीय नहीं होगा तो पैसा कहां से लोगे? नंबर 2, मान लो मेरे पास 20 एकड़ जमीन है और मैंने 20 की 20 एकड़ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में देनी पड़ेगी। अगर मैं कहूंगा कि मैं 20 नहीं 15 दूंगा तो अगला कहेगा मैं तेरी लूंगा ही नहीं, छोड़ दूंगा। अगर 20 मैंने दे दी, गांव की अगर 4000 एकड़ जमीन है, सारी की सारी मान लो किसी ने वो 4000 एकड़ जमीन सारी की सारी कॉन्ट्रैक्ट पे ली, तो कॉन्ट्रैक्ट पे खेती लेने के बाद वो अपनी मर्जी से फसल बोएगा नहीं बोएगा, मर्जी से खाद डालेगा, मर्जी से बीज डालेगा। अब आपके पास तो जमीन बचेगी नहीं, तो फिर करोगे क्या? उस ठेके से ये तो नहीं है कि 12 महीने खाली बैठे रहो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और कोई हमें बिजनेस आता नहीं, आखिर उसी खेत में मजदूर के रूप में काम करेंगे। सबसे पहले तो मालिक को मजदूर बनाएंगे और मजदूर बनाने के बाद उसको उसके खेत में जो फसल पैदा होती है उसी को महंगे में बेच देंगे। आज तो कणक का गेहूं का भाव जो है 2200 रुपये होगा, है? कितना? 1600 रुपया। 1600 को मतलब है 16 रुपया किलो कणक है। आपने कणक तो 16 रुपया किलो बिका है और अंबानी का जगह स्टोर खोल रहा है, बम में जाके कणक की 1 किलो की थैली लोगा तो 70 रुपये की मिलेगी। आज भी जाके देख लो, जितने भी कोई स्टोर के अंदर दाल पड़ी है, कोई कणक पड़ी है, कोई चना की दाल है, कोई मूंगी मोठ की कोई भी चीज है, अरहर की है, हर चीज के ऊपर रेट लिखे हुए है, हर चीज महंगी है। तो कल ने जब थाने कणक होत सी को नहीं था, खाना नहीं था, जमीन नहीं बचेगी तो कणक मोल लिया कौन लिया? मोल लिया जज्बा 20 रुपया 100 रुपया किलो मिलेगी कौन मिलेगी? तो फिर फायदो थारो सी कि अंबानी अडानी को हम फायदो है। आज की तारीख में मैं थारे सामने एक उदाहरण समूह, जितना भी किन्नू बाग है अठों तो कोई ले जाए 6 रुपया 7 रुपया किलो मार्केट, और वही किन्नू दिल्ली में ले जाके 40 रुपया किलो बेचा है।
अगर व्यवस्थित तो ले जाके दिल्ली में बेचा तो 5-6 कोले नहीं मिले, क्योंकि मान लो यूनियन बनेडी है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बड़ी बड़ी जो कंपनी आ जाएगी तो कहना भी बड़ी मछली छोटी मछली खा के गुजारो करे, तो जो कोई ज्यादा रेट भी हो सी, ज्यादा पीस हो सी, जो ज्यादा बड़ी कंपनी हो सी। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।